एक नई वीडियो पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, डॉक्टर सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूं कि 10,000 क्वेश्चन आप लोगों को नीट के लिए दिए जाएंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 10,000 क्वेश्चन आप लगा के एमसीक्यू जाते हैं तो एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए 10,000 क्वेश्चन के लिए। आप लोग को डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली के डेली सुबह शाम आप लोग को वीडियो में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर सारी वीडियो को आप वॉच करते हैं और बिल्कुल 10,000 क्वेश्चन एग्जाम के पहले, आप लोग को एग्जाम कब है, 5 मई को आपका एग्जाम है, और 5 मई के एग्जाम के पहले आप लोग को टोटल के टोटल क्वेश्चन 10,000 एमसीक्यू करा दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 10,000 एमसीक्यू करा दिए जाएंगे, जो कि बायोलॉजी के। और एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो कि मैं क्लासरूम में नहीं कराऊंगा। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करके जाते हैं और बिल्कुल एमसीक्यू लगा के जाते हैं तो मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग को बनाना कितना रहेगा? 90 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। टोटल क्वेश्चन आप लोग को 360 नंबर के रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 360 में 360 आपका बिल्कुल राइट हो और सही सही बिल्कुल बना के आप, तो उसके लिए क्या करना होगा? वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। और एक ही दिन वीडियो वॉच करने से नहीं होगा, आपको प्रतिदिन वीडियो को क्या करना होगा? वॉच करना होगा। अगर प्रतिदिन आप वॉच करते हुए चलते हैं तो बिल्कुल आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि वृषण कोश में वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम रहता है? 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस और 2 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि वृषण जो होता है ना, शरीर के बाहर किस में रहता है? वृषण कोश में रहता है। तो वृषण कोश का काम क्या है कि शरीर का तापमान जितना रहेगा, जैसे मैं आप लोगों को बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बातें कर रहा हूं कि जितना शरीर का टेम्परेचर रहेगा, मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है तो इससे 2 से 2.5 डिग्री कम शरीर के टेम्परेचर से वृषण का टेम्परेचर कौन कम करके रखता है? वृषण को कम करके रखता है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि वृषण कोश में वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है। मतलब वृषण जो होता है वो रहता किस में है? वृषण कोश में। और वृषण कोश का काम है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करके रखता है। किसका? शुक्राणु का, वृषण का, जिससे शुक्राणु क्या रहे? जीवित रहें। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो शुक्राणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यह है कि वयस्कों में प्रत्येक वृषण जो होता है अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? तो देखिए वयस्क मनुष्य जो होते हैं ना, उनमें वृषण कैसा होता है? अंडाकार होता है। तो याद रखेंगे उनकी लंबाई और चौड़ाई, वृषण का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है ये देख रहे हैं। तो देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 4 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 2 से 5 सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर। और तीसरा ऑप्शन है 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर। और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इनका लंबाई जो होता है वो लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। तो राइट देख रहे हैं कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि वृषण का लंबाई कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छे तरह से इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की, प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होता है? कक्ष कितना होता है? 300, 250, 200, 100। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होना है 250। कि प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग वृषण पालिका बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा कि वृषण पालिका किसे कहते हैं। तो वृषण में देखा जाता है ना कि वृषण में कक्ष होते हैं। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वृषण हो गया तो इसमें ऐसे ऐसे कक्ष बनाए होते हैं, देख रहे हैं, ऐसा कक्ष रहता है। तो टोटल कक्षों की संख्या कितना रहता है? तो टोटल कक्ष कितने रहते हैं? 250 रहते हैं। और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृषण पालिका बोलते हैं। याद रखेंगे, भूलना नहीं है कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 क्या पाए जाते हैं? वृषण पालिका पाई जाती है, जिसको मतलब कक्ष होता है जिसे हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका कितनी होती है? तो आप लोग को याद रखना है कितनी होती है? 250 होती है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर कि प्रत्येक वृषण में
वृषण पालिका के अंदर कितना अति कुंडली शुक्रजनक नलिका होती है। तो देखिए प्रत्येक वृषण पालिका में पूछ रहा है। वृषण पालिका अभी मैं बताया कि ये वृषण हो गया। इस वृषण पालिका ये देख रहे हैं जितने खंदा बन रहा है ये सब क्या है, वृषण पालिका है। तो वृषण पालिका के अंदर कितना अति कुंडली शुक्रजनक नलिका होती है। तो देखिए ऑप्शन है क्या, 1 से 3, 2 से 5, 4 से 5 और सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1 से 3। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 से 3, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार के कोशिकाएं पाया जाता है। देखिए प्रत्येक शुक्रजनक नलिका जो होती है ना, शुक्रजनक नलिका किस में पाई जाती है, वृषण में। और वृषण के अंदर जो शुक्रजनक नलिका होती है उनके भीतर भी 2 प्रकार की कोशिका क्या होती है, पाई जाती है। और वो 2 प्रकार की कोशिका कौन कौन होती है, पहला है नर जन्म कोशिका, दूसरा है सर्टोली कोशिका, और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है दोनों। मतलब क्या, नर जन्म कोशिका भी है और सर्टोली कोशिका भी है। यहां से 2-3 क्वेश्चन बनने वाला है, उसको मैं बता दूं। देखिए नर जन्म कोशिका जो होती है ना, ये शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका, शुक्राणु का। अब जो शुक्राणु बन गया है तो इसको पोषण की भी आवश्यकता होगी। तो इसको पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका। याद रखेंगे नर जन्म कोशिका क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है। और इन शुक्राणु को पोषण देने का काम किसका है, सर्टोली कोशिका का। सर्टोली कोशिका क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, याद रखेंगे। और किसको, नर जन्म कोशिका को भी पोषण कौन देता है, सर्टोली कोशिका। नर जन्म कोशिका शुक्राणु बनाएगा और शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करेगा, सर्टोली कोशिका करता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नर जन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं, अंडाणु का, शुक्राणु का, पुंजन का, सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जो होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज, ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नर जन्म कोशिका शुक्राणु तो बना दिए, अब इस शुक्राणु को क्या चाहिए, पोषण। और पोषण देने का काम अभी मैं बताया, पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका करता है। कौन सा, सर्टोली कोशिका पोषण देने का काम करता है, याद रखेंगे, इस बात को भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लीडिंग कोशिकाएं में कौन सा वृषण हार्मोन स्रावित करता है, पुंजन है जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, दूसरा एस्ट्रोजन है, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, लीडिंग कोशिका जो होती है वो किस प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है, तो पुंजन जिसको बोलते हैं, जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं या पुंजन। तो ए नंबर इसका बिल्कुल राइट होने वाला है, भूलना नहीं है। ए नंबर बिल्कुल क्या है इसका, राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पुरुष लिंग सहायक नलिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो देखिए पुरुष में सहायक नलिका कौन कौन है, पहला ऑप्शन दिया है शुक्रवाहिका, और दूसरा ऑप्शन है अधिवृषण, तीसरा है शुक्रवाहक और चौथा है सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ये सभी होने वाला है। क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुष में कौन सा सहायक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, शुक्राशय है, और क्या है, प्रुष्ठड है, काउपर ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है स्तन ग्रंथिल। और स्तन ग्रंथिल क्या होता है, ये स्त्री में पाया जाता है, जो कि स्तन ग्रंथि जिससे दूध का निर्माण होता है, किससे, दूध का श्रवण होता है। किसका, दुग्ध का क्या होता है, श्रवण होता है। तो ये किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। ये शुक्राशय पुरुष में पाया जाता है, प्रुष्ठड भी पुरुष में पाया जाता है, काउपर भी पुरुष में पाया जाता है, लेकिन डी नंबर ये स्त्री में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पुरुष के सहायक ग्रंथिया का सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है, जिसमें रहता है क्या चीज, फ्रुक्टोज रहता है, कैल्शियम रहता है, कुछ एंजाइम रहते हैं, सभी रहता है। तो मैं बता दूं कि देखिए पुरुष के सहायक जो ग्रंथियां होती है वह सुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है। उसमें फ्रुक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कुछ एंजाइम भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। भूलना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि नीट में इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं ना कि 10,000 अगर क्वेश्चन आप करके जाते हैं ना, तब बिल्कुल यकीन
यकीन रखिए कि आप बिल्कुल बेहतरीन करने वाले हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 में नीट में आप लोग बिल्कुल अच्छा करने वाले हो। देखिए किसका अगला क्वेश्चन है, किसका स्राव मैथुन के दौरान शीशन में संवहन प्रदान करने में क्या करता है, सहायता करता है। तब प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है और सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो मैथुन के दौरान शीशन में क्या संवहन प्रदान में करने में क्या करती है, सहायता करती है। याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है। ये अंडवाहिनी जो कि कितना जोड़ा होता है, एक जोड़ा। योनि जो कि एक जोड़ा। गर्भाशय जिसको बच्चादानी भी बोलते हैं कितना होता है, एक। तो इसका राइट आंसर सभी होगा, ये चारों पाया जाता है। अंडवाहिनी भी पाया जाता है, तो पूछ लेता है कि अंडवाहिनी स्त्री में कितना होता है, तो एक जोड़ा होता है। योनि पूछ देगा तो कितना होता है, एक होता है। और गर्भाशय जिसको हम लोग बच्चादानी भी बोलते हैं कितना होता है, एक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग कितनी लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर। तो जो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है क्या, 10 से 12 सेंटीमीटर। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है कि डिंबवाहिनी नलिका क्या होती है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और मैं बता दूं महिलाओं में ये दो होता है। डिंबवाहिनी नलिका क्या गर्भाशय के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी होती है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का एक हिस्सा कीप के आकार का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं कि तुम्बिका कहते हैं कि झालर कहते हैं, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीपक, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहण करने में कौन सहायता करता है, कीपक की तुम्बिका, कौन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन दिखाते हैं आप लोगों को। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन दिया है झालर और क्या, सभी। तो जो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है झालर। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, झालर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रत्येक स्तन ग्रंथिलोतक कितने स्तनपालियों में विभक्त होता है, 10 से 15, 15 से 20 और क्या है 20 से 25 और सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज़, 15 से 20 होने वाला है, 15 से 20 होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है डिंबवाहिनी के कीपक के किनारे अंगुली सदर जैसा प्रक्षेप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, झालर कहते हैं कि तुम्बिका कहते हैं कि कीपक कहते हैं और सभी। तो जो इसका राइट आंसर जो होने वाला वो होने वाला, जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं झालर, जिसको हम लोग फिमरी भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिमरी भी। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, फिमरी बोला जाता है। याद रखें, क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। इस बात को भूलना नहीं है, फिमरी बोलो या झालर बोलो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गर्भाशय जो होता है आकार उल्टी रखी किसके जैसे होता है, नाशपाती के, सेब के, बीज के, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नाशपाती के समान होता है। किसके, नाशपाती के समान होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़ा सा भाग में खुलता है, उसको क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं कि झालर कहते हैं कि कीपक कहते हैं, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है तुम्बिका। तुम्बिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला भी कहते हैं। याद रखिएगा, एम्पुला भी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीवा के गुहा को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल की फिमरी की कीपक की एम्पुला। तो जो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ग्रीवा नाल। इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग डेली वीडियो को वॉच करेंगे। 10,000 का टारगेट है आप लोग को, 10,000 डॉक्टर सीरीज में आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, जो कि बहुत 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 एमसीक्यू कराए जाएंगे। और ये जितने भी एमसीक्यू कराए जाएंगे इससे एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो पूरा वीडियो को आप देखिए और वीडियो को इग्नोर करके मत जाइए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।